अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा, श्रोडिंगर इक्वेशन या जिसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। अब ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इक्वेशन है फिज़िक्स में। आपकी तमाम जितनी भी फ़िज़िक्स है ये इसकी जान है। तो ये इससे मॉडर्न फिज़िक्स में पहली बार आपका इंट्रोडक्शन मैं करवा रहा हूँ। although it seems very much difficult, very much odd, but it is very very easy। मैं आपको बड़े इजी तरीके से इसको डिराइव करना आज सिखाता हूँ। इस इक्वेशन को आप लोग आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम 1 में, क्वांटम 2 में और इवन फिर एटॉमिक फ़िज़िक्स में, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स में, जितने भी आगे एडवांस सब्जेक्ट्स हैं, तो श्रोडिंगर इक्वेशन उसकी बेस बनती है। तो इस आज के लेक्चर को बहुत अच्छी तरह देखना है आपने, और स्पेशली ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको अच्छी तरह सीखना है। अब बेसिकली पहले देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या। Now, Schrodinger equation is a partial differential equation that describes the wave function of a quantum mechanical system। कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पार्टिकल है, एक डब्बे के अंदर बंद है, जो दीवारों से एक साइड पर टकराता है, दूसरे पर टकराता है, तीसरे पर टकराता है और मोशन कर। इस पार्टिकल की मोशन को मैंने एक वेव फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना है। उस वेव फंक्शन के साथ जितनी भी मैनिपुलेशंस होती हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू मैं कर सकता हूँ। एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये उस पार्टिकल को यानी कि वेव मैकेनिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एज इट गिव्स द वेव मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिकल। हर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को भी ये इनकाउंटर करती है, उसको भी हम जिसे कहते हैं कि इट टेक्स दैट पर्टिकुलर थिंग इन अकाउंट। तो इस वजह से इसको वेव मैकेनिक्स भी बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को। इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। अब वो जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है किस तरह से बिहेव कर रहा है वो ये इक्वेशन आपको बताएगी। इट शोज हाउ अ वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इवॉल्व्स विद टाइम। अब वो वेव फंक्शन तो आपने निकाल लिया, अब टाइम गुजरने के साथ साथ उसके साथ क्या हो रहा है, वो पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहा है। नंबर 1, टाइम गुजरने के साथ कैसे बिहेव करता है। नंबर 2, मोशन के साथ साथ वो मूव कर रहा है स्पेस के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी चेंज हो रहे हैं। मोशन के साथ स्पेस के चेंज होने से पार्टिकल के बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस टाइम के गुजरने के साथ साथ पार्टिकल कैसे इवॉल्व होता है, कैसे मूव करता है, कैसे आगे जाता है, पीछे आता है, एनर्जी बढ़ती है, कम होती है, वेलोसिटी उसकी कम होती है, ज़्यादा होती है, एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या होता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे इन इक्वेशन में देखेंगे। द फंडामेंटल श्रोडिंगर इक्वेशन हैव टू फॉर्म्स। बेसिकली दो टाइप की श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, एक है टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरी है टाइम डिपेंडेंट। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम दोनों को करेंगे, दोनों की डेरिवेशन करते हैं। चलें जी, पहले देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हाल दो जो इक्वेशन की फॉर्म आप देखते हो उसमें पार्शियल डिफरेंशियल सिस्टम्स आते हैं तो वो आपको मुश्किल लगती है, लेकिन इसकी डेरिवेशन मैं आपको इंतहाई ईजी तरीके से करवा रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको पता है कि किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको पता है, आपको आती है, तो इंशाल्लाह इसका प्रूफ भी आपको फ़ौरन ही आता है, फ़ौरन ही आ जाएगा अभी। अब ये जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया मैंने 1/2 mv² से। अब ये 1/2 mv² में मैंने मोमेंटम का एलिमेंट इंट्रोड्यूस कराया, ये बराबर होता है p²/2m के। कैसे बराबर होता है, मुझे पता है कि p = mv। दोनों साइड्स का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, p² = m² v²। अब मैंने दोनों साइड्स को डिवाइड कर दिया 2m पे,
यहाँ ये m के साथ m स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 2m नीचे आ जाएगा, तो इस साइड पे ये आ गया 1/2 mv स्क्वेयर, और इधर आ गया p स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m। यही इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी मैकेनिक्स में। अब ये तो आ गया सिस्टम की फुल एनर्जी, टोटल एनर्जी। सिमिलरली द वेव फंक्शन साई इज गिवन बाय, अब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर था उसमें हमने देखा कि वेव फंक्शन होता है ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन ए आ गई वेव फंक्शन की इक्वेशन, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसको आप देखो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ टाइम इंडिपेंडेंट, इसमें टाइम नहीं होगा। टाइम इंडिपेंडेंट तो किस पे डिपेंड करेगा, स्पेस डिपेंड करेगा। ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइम, दूसरा होता है स्पेस। टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो सारे का सारा डिपेंड करेगा स्पेस पे। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया मैंने ऊपर वाली इक्वेशन का, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और इधर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ उस इक्वेशन का। अब देखें तो इसको मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये आयोटा के मेरे पास ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, और उस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव, जब मैं इसका के एक्स का दोबारा मैंने डेरिवेटिव लिया तो आयोटा के मेरे पास आ गया। और ये तमाम चीज़ वही साई फंक्शन है, तो ये मेरे पास आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू आयोटा के साई। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो इससे मेरे पास आ गया डेल स्क्वेयर साई बाय डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आयोटा एक्स होल स्क्वेयर साई। अब आयोटा का स्क्वेयर आ गया -1, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई माइनस के स्क्वेयर साई इक्वल्स पार्शियल स्क्वेयर साई इंटू पार्शियल एक्स स्क्वेयर, पार्शियल बोलो डेल बोलो वट एवर, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नाउ वी नो, अभी हमने एक रिलेशन निकाला k इज इक्वल टू पी ओवर एच बार, p इज इक्वल टू एच बार k निकाला, तो वहीं से मेरे पास k का स्क्वेयर आ गया p स्क्वेयर डिवाइड बाई h बार का स्क्वेयर। वही अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, p स्क्वेयर डिवाइड बाई h बार का स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन आ गई कहाँ से, ये ऊपर वाली जो स्क्वेयर। अब डेल स्क्वेयर साई बाय डेल एक्स स्क्वेयर, ये बन गई p स्क्वेयर डिवाइड बाय h बार स्क्वेयर साई। तो मेरे पास ये मेन इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे मैंने p स्क्वेयर साई की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से मैंने p स्क्वेयर साई की वैल्यू निकालनी है, तो किधर गया भाई, वेयर आर यू, इट्स आई थिंक, अच्छा जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलें, तो ये p स्क्वेयर साई की वैल्यू मैंने निकालनी थी, इस इक्वेशन को, इसमें माइनस को भी मैं उस साइड पे ले गया और h बार स्क्वेयर इसको भी मैं उधर ले गया, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। अब इस इक्वेशन में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, ये h बार का स्क्वेयर आता है यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पुट नहीं किया, आगे पुट किया हुआ है, सो इट वॉन्ट मेक एनी डिफ़िकल्टी। अच्छा, इक्वेशन 1 जो मैंने अभी ली थी टोटल एनर्जी वाली, वो थी p स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m प्लस u इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं साई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ई साई इज इक्वल टू p स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m साई प्लस u ऑफ साई, ये आ गया। अब मुझे एक चीज़ का पता है कि ये जो p स्क्वेयर साई है, p स्क्वेयर साई ये वाला, अब ये p स्क्वेयर साई की वैल्यू मैंने निकाल ली, h बार स्क्वेयर माइनस h बार स्क्वेयर
del square psi partial derivative of psi with respect to x, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू x। वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर लूँ तो मेरे पास इक्वेशन की ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ई साई इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u ऑफ psi। तो ये बन गई आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे बनती है। सेम प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर अभी हमने देखा इसको आप एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इसको देखो, तो जो बेसिक्स वहाँ पे हैं उसी को मैंने इसमें यूज़ किया है, दोनों को एक जैसे ही डिराइव किया हुआ है। अच्छा जी, आपको पता है प्लैंक्स एनर्जी का जो फार्मूला है E इज इक्वल टू एच एफ। अब ये जो मेरे पास F है ओमेगा, F और ओमेगा की रिलेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैट्रिक में पढ़ लेते हो आप, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। तो वही अगर मैं उसको यूज़ करूं और ये F की वैल्यू ओमेगा बाई 2 पाई यहाँ पे यूज़ कर लूँ, तो ये मुझे देता है H ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, और H डिवाइड बाई 2 पाई ये आपको देता है रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट h बार। अब इस इक्वेशन को मैंने उठाया और दोनों साइड को साई से मल्टीप्लाई कर दिया। साई से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बन गई ई साई इज इक्वल टू एच बार ओमेगा साई। अब एच बार ओमेगा साई में थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं फॉर्म देने के लिए इस एच बार को उठा के मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये बन गया 1/h बार ई साई इज इक्वल टू ओमेगा साई। अब दोनों साइड में इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये एक फॉर्म आ गई, जो फॉर्म मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं एंड पे यूज़ करूँगा, इसको भी याद रखो, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। अब दूसरी साइड पे वो जो वेव इक्वेशन थी, साई इक्वल्स ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के साथ जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये जो के एक्स वाली टर्म है ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी, तो मेरे पास आयोटा ओमेगा यानी कि टी के साथ वाली टर्म आएगी। विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टी वो आ गया माइनस आयोटा ओमेगा इंटू ये साई फंक्शन अगेन। अब मेरे पास एक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर ए, दूसरी आ गई इक्वेशन नंबर बी। ये है इक्वेशन नंबर ए और नीचे ये आ गई इक्वेशन नंबर बी। दोनों को देख लो, इसके राइट हैंड साइड पे आयोटा ओमेगा साई और इसकी राइट हैंड साइड पे आयोटा ओमेगा साई। अब मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों इक्वेशन में मैंने दोनों साइड को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने का मकसद यही था कि इन दोनों को मैं फिर आपस में कंपेयर कर सकूं। अब दोनों को मैंने कंपेयरिंग की तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर हो गया माइनस आयोटा ओवर एच बार ई साई का। अब मुझे ई साई की वैल्यू चाहिए। ई साई को लेने के लिए ये माइनस आयोटा ओवर एच बार इसको उठा के और ले आई इस साइड पे, तो मेन इक्वेशन बन गई माइनस एच बार ओवर आयोटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टी बराबर हो गया ई साई के। अब इसी इक्वेशन को मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया, तो ये मेरे पास माइनस ख़त्म हो गया आयोटा स्क्वायर से और मेन इक्वेशन आ गई आयोटा एच बार इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ई साई। अब बस यहाँ पे ये समझो प्रूफ हो गया। मेरे पास श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो मैंने निकाली थी उसमें था ई साई इज इक्वल टू
दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ई साई की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ गई ऊपर, वो ई साई की वैल्यू को मैं उठाता हूँ और यहाँ से इस इक्वेशन में ऐसे पुट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जो मेरे पास इक्वेशन आ गई वो है माइनस एच बार ओवर आयोटा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस एच बार स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई प्लस यू ऑफ साई। अब ये फर्स्ट टर्म है, इसमें फिर मैंने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा से डिवाइड किया, तो मेरे पास एक फाइनल टर्म सिचुएशन बन गई दिस। ये है आपके पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आई होप आपको इसकी डेरिवेशन की समझ आ गई होगी। तकरीबन जितनी भी इसमें पेचीदगियाँ थी उन तमाम को कट कटा के बड़ी सिंपल फॉर्म में मैंने आपको ये सिखा दिया आज, क्योंकि ज़्यादा इसकी मैथमेटिक्स, इसके प्रूफ्स वगैरह और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आप लोग पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स में। यहाँ सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना था, लेकिन इंट्रोडक्शन में भी इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ लिया। जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है वो आप लोग इंशाल्लाह यहाँ पढ़ लोगे। जब उधर जाके आप लोगों ने क्वांटम पढ़नी है तो ये सारी ये आज की मैथमेटिकल चीज़ें, इससे पहले जो थ्योरेटिकल बेसिस बनी थी, अगर इसको अच्छी तरह आप ग्रैब कर लो तो सारी की सारी मॉडर्न फिजिक्स तकरीबन यही है। अच्छा जी, इससे पहले कि मज़ीद वीडियो लंबी हो जाए, लेट्स कॉल इट अ डे। हैव अ गुड टाइम।